हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम सुरक्षा में पंजाब पुलिस की लापरवाही, 2 घंटे पहले बताने पर भी रूट क्लियर नहीं किया, एससी ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। तो दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक में फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस ने सही ढंग से कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों उन्होंने पीएम की सुरक्षा में तैनात केंद्र के अफसरों को सहयोग नहीं किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसएसपी को पीएम के सड़क मार्ग से जाने के बारे में 2 घंटे पहले ही सूचना दी जा चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने रूट क्लियर नहीं कराया और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पीएम सिक्योरिटी चूक पर हुई सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा की रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल को बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत पर जोर दिया और इसके बाद पूरा मामला केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। और दोस्तों वही इसको लेकर एक कमेटी बनाने के लिए भी कहा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा चूक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कल पंजाब दौरे पर आए थे और इस दौरान आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम भगवंत मान ने इस घटना पर दुख जताया और मान ने कहा कि यह दुख की बात है कि सुरक्षा चूक की वजह से पीएम को पिछली बार वापस लौटना पड़ा और पीएम के लिए पूरे बंदोबस्त करना सरकार का फर्ज है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केजरीवाल की मीटिंग में नहीं पहुंचे 9 विधायक, दिल्ली सीएम बोले सरकार गिराने के लिए भाजपा 800 करोड़ खर्च करने की तैयारी में है। तो दोस्तों दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर गुरुवार को भी सियासी बवाल जारी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें दोस्तों डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायक नहीं पहुंचे। तो दोस्तों सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों से पार्टी हाईकमान का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वही दोस्तों मीटिंग के बाद केजरीवाल राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि भाजपा हमारे 40 विधायकों को खरीदना चाह रही है और सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। वही दोस्तों भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली सरकार गिराना चाहती है और 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 सीटें हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया और प्रदेश अध्यक्ष आतिश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी नेताओं में मनीष सिसोदिया का पुतला भी जलाया गया। वही गली गली में शोर है सिसोदिया चोर है के पोस्टर भी लगाए गए। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी और यह छापेमारी करीब 14 घंटे की चली थी। वही दोस्तों भाजपा ने जवाब में कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए आम आदमी पार्टी झूठ का माहौल बना रही है और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा था कि मनीष सिसोदिया को जवाब देना ही होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारतीय पोस्ट उड़ाने आया पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, बोला पाक कर्नल ने 30,000 रुपए दिए थे, घायल आतंकी को भारतीय जवानों ने खून दिया। तो दोस्तों भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जिसने बड़े खुलासे किए हैं और दोस्तों आतंकवादी ने बताया कि एक पाकिस्तानी कर्नल ने उसे भारतीय पोस्ट पर हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए दिए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह बात उसने कबूल की है और यह आतंकी पहले भी भारतीय फौजों की गिरफ्त में आ चुका है और दोस्तों इस बार इसे राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं दोस्तों आपको रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि 21 अगस्त को आतंकवादी तबारक हुसैन अपने 4 से 5 साथियों के साथ एलओसी बॉर्डर के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। वह भारतीय पोस्ट के करीब तार काटने की कोशिश कर रहा था, तभी जवानों ने उसे देख लिया और जवानों ने उसे ललकारा। इसके बाद तबराक ने भागने की कोशिश की और फायरिंग में वह घायल हो गया और जिंदा पकड़ा गया। तो दोस्तों उसके बाकी साथी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए और दोस्तों घायल तबराक को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। ठीक होने पर उसने बताया कि वह पाकिस्तानी के कोटली जिले का रहने वाला है और पूछताछ में उसने भारतीय पोस्ट पर हमले की साजिश का खुलासा किया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि तबराक को 2016 में बीसी इलाके में भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया था। तब वह अपने भाई हारून अली के साथ आया था। हालांकि दोस्तों तब सेना ने उसे मानवीयता के आधार पर रिहा कर दिया था और उसे नवंबर 2017 में पाकिस्तान वापस भेज दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अग्निवीर से जुड़ी याचिकाओं पर दिल्ली एचसी में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतनी ज्यादा संख्या में याचिका जरूरी नहीं है। तो दोस्तों अग्निपथ भर्ती स्कीम से जुड़ी सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन याचिकाओं को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतनी ज्यादा संख्या में याचिकाएं ना तो जरूरी है और ना ही यह सही ढंग से भेजी
गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल इशू का मतलब यह नहीं होता कि उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट या तो अपने यहाँ की याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दे या फिर इन याचिकाओं को पेंडिंग रखे, वो भी इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता इन्हें लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा अग्निवीर स्कीम की आड़ में जातिवीर बनाने की कोशिश कर रही है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अग्निवीर के तौर पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से जाति और धर्म के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने कहा है कि अग्निवीर का इस्तेमाल करके जातिवीर बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि अग्निवीर में जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करने की कोशिश आरएसएस से प्रेरित होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना में तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। और दोस्तों सेना प्रमुखों का कहना है कि इस स्कीम का उद्देश्य सेना की औसत उम्र को कम करना है और इससे ज्यादा युवाओं को शामिल करना है। और इस स्कीम के लिए पात्र होने की आयु सीमा 17 साल से 21 साल है और 10वीं 12वीं पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 52,000 और चांदी 56,000 के करीब पहुंची, आगे और बढ़ सकते हैं दाम। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को सोने चांदी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 328 रुपए महंगा होकर 51,958 पर और वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 12 बजे सोना 250 रुपए की बढ़त के साथ 51,689 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों चांदी भी 561 रुपए महंगी होकर 55,785 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों हालांकि MCX पर दोपहर 12 बजे 635 रुपए की मामूली सी गिरावट के साथ 55,572 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना 1759.9 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और दोस्तों चांदी 19.34 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दुबई में दिखे विराट बाबर की केमिस्ट्री, प्रैक्टिस के लिए जा रहे कोहली ने आजम से हाथ मिलाया, पीठ ठोक कर हौसला भी बढ़ाया। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2021 के बाद भारत पाकिस्तान पहली बार 28 अगस्त को कोई मुकाबला खेलने जा रहा है। तो दोस्तों दोनों टीमें एशिया कप में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गई है। और दोस्तों बुधवार को टीम इंडिया ने पहला प्रैक्टिस सेशन भी किया है। और दोस्तों इस दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से मिले हैं। तो दोस्तों उन्होंने बाबर से हाथ मिलाया और पीठ ठोककर उनका हौसला भी बढ़ाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि BCCI ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कोहली के अलावा वीडियो में हार्दिक पांडे, युजवेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव, रविचंद्र अश्विन, दिनेश कार्तिक और अर्शदीप सिंह सहित अन्य खिलाड़ी भी नजर आए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर जब विराट कोहली लगातार बल्ले से फ्लॉप रहे तब बाबर आजम ने विराट कोहली का मनोबल बढ़ाया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कोहली को टैग किया था। तो दोस्तों इस पोस्ट में यह लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा, हौसला रखें। तो दोस्तों बाबर की इस पोस्ट को खूब पसंद किया गया था और इस पोस्ट पर विराट ने जवाब देते हुए लिखा था कि धन्यवाद, आगे बढ़ते रहे और चमकते रहे, आपको भी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एप्पल इवेंट की डेट कंफर्म, iPhone 14 के साथ 7 सितंबर को लॉन्च होगी एप्पल वॉच 8 सीरीज, दिवाली तक मिलेगा मेड इन इंडिया फोन। तो दोस्तों एप्पल इवेंट की डेट कंफर्म हो चुकी है। वही दोस्तों एप्पल की अपकमिंग iPhone 14 सीरीज 7 सितंबर को लॉन्च होगी। तो दोस्तों 2020 के बाद यह पहला फिजिकल इवेंट होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने इसका इन्विटेशन भेजना शुरू कर दिया है और साथ ही कंपनी ने वेबसाइट पर भी इवेंट के बारे में डिटेल शेयर की है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल के एप्पल इवेंट में iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max और iPhone 14 mini पेश हो सकते हैं। वहीं दोस्तों साथ ही कंपनी नए एप्पल वॉच 8 सीरीज का भी ऐलान कर सकती है। तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल का भी एप्पल इवेंट कैलिफोर्निया की क्यूपटिनो एप्पल पार्क में होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 14 की कीमत $499 मतलब 64,000 रुपए से शुरू होने की उम्मीद है। और दोस्तों इस बीच iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max की कीमत पिछले साल के iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max की तुलना में $100 बढ़ सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बैकफुट पर केरल सरकार, मुस्लिम संगठन छात्र छात्राओं की एक जैसी ड्रेस के खिलाफ, CM बोले स्कूल ही तय करेगा
बच्चों का ड्रेस कोड। तो दोस्तों केरल के एलडीएफ सरकार के स्कूलों से जुड़े एक फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। तो दोस्तों दरअसल सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों को को-एड बनाने का फैसला किया था और दोस्तों साथ ही स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने की बात कही थी। तो दोस्तों इसके तहत बच्चों को शर्ट और ट्राउजर पहनना था, लेकिन दोस्तों राज्य के कई मुस्लिम संगठन इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि समान ड्रेस पैटर्न के कारण मुस्लिम संगठनों ने इसे समलैंगिकता को बढ़ावा देने का फैसला करार दिया है। तो दोस्तों एलडीएफ के घटक दल इंडियन नेशनल लीग ने भी सरकार के फैसले की निंदा की है। दोस्तों आईएनएल के मंत्री अहमद देवर कोविल को पार्टी ने कैबिनेट बैठकों में इस फैसले का विरोध जताने के लिए कहा है। तो दोस्तों विवाद को बढ़ता देख सीएम पिनराई विजयन ने सफाई दी और दोस्तों कहा है कि सरकार स्कूल के बच्चों का ड्रेस कोड तय नहीं करेगी। यह अधिकार उन शिक्षण संस्थाओं का है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। लोग पोशाक, भोजन और विश्वास के मामले में स्वतंत्र है और इनके बारे में अतिवादी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएमएलए के 2 नियमों का रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट। केंद्र को नोटिस भेजा, कहा मनी लॉन्ड्रिंग बर्दाश्त नहीं पर दोबारा विचार की जरूरत। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर दिए गए अपने फैसलों का रिव्यू करेगी। तो दोस्तों रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के समर्थन में है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ मुद्दों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के 2 नियमों को लेकर केंद्र को नोटिस भेजा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एमनी रमन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और दोस्तों जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की है और यह सुनवाई ओपन कोर्ट में हुई है, यानी दोस्तों इसमें मीडिया और आम लोगों को कोर्ट की कार्रवाई देखने के लिए शामिल होने दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 27 जुलाई को जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस और 240 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। इसमें दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ईडी की गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ओडिशा में प्राइवेट स्कूल ने 34 बच्चों को बंधक बनाया, 5 घंटे तक भूखा प्यासा रखा, वॉशरूम में भी नहीं जाने दिया, मैनेजमेंट पर हुई एफआईआर। तो दोस्तों ओडिशा के एक निजी स्कूल में फीस न चुका पाने की सजा बच्चों को दी गई है। तो दोस्तों भुवनेश्वर के प्राइवेट एपीजी स्कूल ने करीब 34 बच्चों को बंधक बना रखा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भुवनेश्वर के प्राइवेट एपीजी स्कूल ने करीब 34 बच्चों को बंधक बना कर रखा है। तो दोस्तों मामला 22 अगस्त का है। तो दोस्तों पेरेंट्स की शिकायत के बाद घटना सामने आई। तो दोस्तों इसके बाद मंगलवार को भुवनेश्वर पुलिस ने स्कूल के सीईओ, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एपीजी स्कूल में 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे के पिता ने बताया कि सोमवार को जब उनका बेटा घर नहीं लौटा तो वह डिप्रेशन में था और पूछने पर उसने कहा कि एग्जाम के बाद उसे बाकी बच्चों के साथ बंद कर दिया गया और वहाँ पंखा भी नहीं चल रहा था और ना बच्चों को टिफिन लाने दिया गया और ना ही वॉशरूम जाने दिया गया। तो दोस्तों पेरेंट्स ने यह भी कहा कि वह स्कूल से महज 100 मीटर दूर थे और स्कूल मैनेजमेंट उन्हें फोन कर सकता था। हालांकि मैंने शाम को स्कूल में फीस भर दी थी, लेकिन इस तरह के आपराधिक मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।